डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम 3 सेगमेंट के जरिए कुछ नई जानकारियां, कुछ नई गतिविधियां, कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम नई ऐसी बातें आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपके खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सके, हमारे किसान भाई के मुनाफे को बढ़ाया जा सके। तो आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान किसान की, फिर हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास जानकारी मिलने वाली है। तो आइए अब जानते हैं कि हमें आज क्या कुछ खास जानकारी मिलेगी मंत्रालय से। तो हम जानते हैं इस सेगमेंट में हमेशा की तरह कृषि मंत्रालय के जरिए कुछ खास जानकारी जो आपकी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकती है। तो आइए बिना देर किए हुए सीधा रुख करते हैं इस जानकारी की तरफ। किसान भाइयों, आज हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जो कि जैसा कि आपने सुना होगा, हाल ही में कैबिनेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका मकसद एग्रीकल्चर को, खेती को डिजिटलाइज करना है किसी भी तरह से। अब इसमें यह देखना है कि 2817 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें 1940 करोड़ रुपए केंद्र शासन द्वारा वहन किए जाएंगे और बाकी जो है वह राज्य शासन और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किए जाएंगे। बाकी जो राशि है 2817 करोड़ में से जो बचती है, इसके जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसके 3 मेन पिलर हैं, जो कि एग्री स्टैक, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि कृषि में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, और तीसरा सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। यह 3 इसके पिलर्स हैं। अब आइए समझते हैं एग्री स्टैक में क्या है। एग्री स्टैक में ऐसा होता है कि इसके 3 भाग हैं: फार्मर रजिस्ट्री, क्रॉप रजिस्ट्री और विलेज मैपिंग। तो फार्मर रजिस्ट्री में फार्मर को एक आईडी दिया जाता है और उसी तरह से फार्मर का एक पूरा डिटेल रहता है, उसके पास कितनी ज़मीन है, क्या है, जैसे कि आधार कार्ड की तरह एक पूरी जानकारी रहती है। क्रॉप रजिस्ट्री में क्रॉप के बारे में पूरी जानकारी रहती है, पहले कौन सी फसल बोई गई थी, इसके बाद कौन सी बोई गई और क्या रहा। और इसी तरह से जो विलेज मैपिंग है वो जीपीएस सिस्टम जैसा कि होता है विलेज की एक जीपीएस टैगिंग टाइप हो जाता है, विलेज का मैपिंग हो जाता है, कौन सा विलेज कहाँ पर है, कैसे पहुँचना है। अब किसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें, जो दूसरा पिलर है, किसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम यहाँ देखते हैं कि कैसी जलवायु है, कैसा मौसम है, कैसा जगह क्या है, कैसे ज़मीन कैसी है, सॉइल कैसी है, तो उस आधार पे अब हम निर्णय ले सकें कि कैसी खेती करना है या कंटिजेंट प्लानिंग करना है, तो डिजिटली हम उसको एनालाइज कर लेते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। और इसके बाद जो तीसरा घटक है, पिलर है, वह है सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। जो भारत की 142 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है खेती योग्य, उसको पूरी को सॉइल प्रोफाइल मैपिंग करना है। पूरी प्रोफाइल बनाई जाएगी कि कैसी प्रोफाइल है हर जगह का, कैसा क्या है। तो सॉइल प्रोफाइल मैपिंग में यह होता है। और इसके बाद जो क्रॉप सर्वे भी होते हैं, डिजिटल क्रॉप सर्वे, यह भी इसका एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का एक भाग रहेगा, जिससे कि एक्यूरेसी आएगी सर्वे में। और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स में जो थोड़ा सा एक एक्यूरेसी नहीं रहता था, तो अब एक एक्यूरेसी इससे डिजिटल सर्वे के कारण आ जाएगी। तो इसी तरह से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को अपनाने में किसान भाई अपना योगदान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास रहा और किसान भाइयों के लिए इसके अंदर क्या सौगात लाई गई है। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर एवं भागीरथ चौधरी, उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी,
उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री गैब्रियल डी बांगसू, गुजरात के राज्य कृषि मंत्री श्री बच्चू भाई मगन भाई खाबड़, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, सचिव DARE और महानिदेशक ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव उर्वरक, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी सहित विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने रबी अभियान के लिए कृषि पर एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। हमारा काम कोई साधारण काम नहीं है। कृषि विभाग का मतलब है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसानों की जिंदगी कैसे बेहतर बने उसके प्रयास करना, इसके ठोस परिणाम निकलने चाहिए। इसलिए जो सुझाव दिए हैं उनमें से एक एक को हम वर्कआउट करेंगे और बाद में चिट्ठी लिख के भी और बात करके भी हम आपको अवगत कराएंगे कि आपने ये सुझाव दिया था, उस पर ये कार्रवाई की गई। तो मैंने तो सबको खुले मन से आमंत्रण दिया है कि वे अपने अधिकारियों के साथ आए, हम कृषि भवन में बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करके जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है उसके समाधान निकालेंगे। और मुझे खुशी, अब तक 17 राज्यों से हम बात कर चुके हैं और बाकी बचे हुए राज्यों के भी कृषि मंत्री और अधिकारीगण, उन सबको हम बुला रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने की पहली शर्त है अच्छे बीज। राज्य भी इस पर ध्यान दें और इसलिए बीजों के उत्पादन के कार्यक्रम दिया है। अभी मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जल्दी जो ब्रीडर सीड्स हैं उनसे आपके कृषि विज्ञान केंद्र हो, कृषि महाविद्यालय हो, बीज ग्राम हो, कैसे हम बीज का उत्पादन करें और अच्छे बीज किसानों को मिल पाए। सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। खाद की उपलब्धता चाहिए। कोशिश ये है कि पर हेक्टर यील्ड तो बढ़े लेकिन लागत कैसे घटे, तो राज्यों को कोशिश करनी पड़ेगी। फिर जो प्रयोग हम यहां करते हैं, लैब टू लैंड कैसे तुरंत पहुंच जाए, भवन से भूमि तक कैसे पहुंचे। और कृषि विज्ञान में सब राज्यों से आज अपील करता हूं, कृषि विज्ञान के अंदर एक काम और करें। मैं पाठक जी आपको भी कह रहा हूं, एक जिले में लगभग एक है, 731 है हमारे पास। उस जिले में किसानों की जितनी तकलीफ, समस्या, कोई भी चीज हो, वो KVK के माध्यम से राज्य सरकार के पास आनी चाहिए, व्यवस्था बना दे और हमारे पास आना चाहिए दिल्ली में। KVK हर महीने भेजे एक रिपोर्ट, यहाँ अच्छी फसल है, शानदार है, यहाँ फलानी योजना अच्छी लागू हुई है, यहाँ सूखे का संकट है, यहाँ पानी की कमी है, यहाँ फलाना रोग है। तो मैं समझता हूँ ये एजेंसी हो सकती है KVK, जो हमको सूचनाओं का भी आदान प्रदान करे। नहीं तो यहाँ सब चीजें एकदम पता नहीं चलती। खेती किसानी के बारे में, किसान के बारे में जानकारी दें। फिर FPO की बात बार बार होती है। अब हम ठीक दाम के लिए अकेला किसान, आदान के लिए अकेला किसान नहीं कर सकता, तो FPO के प्रयोग कई जगह बहुत सफल हुए हैं। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जो मध्य प्रदेश पहले अन्य राज्यों में कृषि से पीछे था और इनके मुख्यमंत्री काल में जो मध्य प्रदेश को एक धान का कटोरा का रूप दिया, और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि कृषि मंत्रालय इनके नेतृत्व में जो 4 महीनों से निरंतर कार्य कर रहा है और उसके परिणाम आज देश भर में दिखने लगे हैं। एक समय वो भी था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश की जनता आप एक दिन का जरूर उपवास रखें ताकि खाद्यान्न की जो कमी थी उसमें कुछ संकट कम हो सके। परंतु बहुत खुशी की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किया।
आज हम सब के लिए गौरव की बात है, क्योंकि आज 148 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है देश की, और खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हैं। परंतु अभी भी हमें दलहन और तिलहन में और फल और फूल में हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो चलिए कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप बात करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में अब हम बात करेंगे सोयाबीन से दूध उत्पादन के बारे में। जी हाँ भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसी संभावनाओं से जुड़ी हुई ये भी एक कला है जिससे हम सोयाबीन से दूध का उत्पादन कर सकते हैं। सोयाबीन के अंदर काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं और अगर सोयाबीन का दूध निकाल कर आप इसका बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और इसकी बाज़ार में मांग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो कैसे ये आपकी आमदनी को बढ़ा सकता है और कैसे ये आपके व्यवसाय का एक ज़रिया बन सकता है, आइए देखते हैं विज्ञान और किसान के इस खास प्रोग्राम में। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीजनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज बैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आप सोयाबीन से दूध उत्पादन की ओर बढ़ सकते हैं और कैसे आय का एक जरिया बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण और अहम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर आप सोयाबीन किसान हैं तो आपके लिए एक खास अवसर है। राज्य सरकार ने सोयाबीन की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2024 तय की है। इस बार सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP Rs 600 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि अगर आपकी फसल की बाजार में कीमत कम रहती है तो सरकार इस निर्धारित मूल्य पर आपकी फसल खरीदेगी, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए किसानों को मध्य प्रदेश की ई-उपार्जन पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। इसके बिना आप सरकारी खरीद का लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है तो जल्द ही कर लें। यह एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन किसानों के लिए जो अपनी फसल को सुरक्षित मूल्य पर बेचना चाहते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी मेहनत का सही दाम मिले
और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना न करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। तो अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप में आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा हमें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ऐसे ही कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कृषि स्टार्टअप के जरिए नई कामयाबी की इबारत लिख रहे हैं। आज कृषि स्टार्टअप में हमें क्या कुछ जानने को मिलेगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भूपेंद्र सिंह पुश्तैनी किसान हैं। हालांकि वो बहुत बड़े जमींदार नहीं हैं, फिर भी खेती से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। तब भी नहीं जब वो प्राइवेट नौकरी भी किया करते थे। जल्द ही इनको पता चल गया कि नौकरी में तरक्की एक सीमा तक ही हो सकती है। इसके बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया। ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अलग भी हो और ज़्यादा मुनाफा देने वाला भी। इस तरह 2014 में प्रयोगों के तौर पर सब्जियों की नर्सरी शुरू की। मैं पहले प्राइवेट जॉब करता ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਮੈਂ 2014 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 2014 ਚ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ, ਕੈਬੇਜ, ਕੈਪਸੀਕਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ। पंजाब में अच्छी नर्सरी आमतौर पर नहीं मिल पाती। इस बात ने भी भूपेंद्र के काम को बढ़ाने में मदद की। भूपेंद्र अमृतसर कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ से उन्हें नई तकनीकियों की जानकारी मिलती रहती है। वैसे भी नर्सरी बहुत मुश्किल काम है। मौसम की हल्की सी मार पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अपने आखिरी सेगमेंट की, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है।
हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी सेगमेंट के, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ई-नैम ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ऐप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको भी ये शंका रहती है कि आज मंडियों में कृषि जिंसों के भाव कैसे रहे या उसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से आप बाज़ार का रुख नहीं कर पा रहे हैं या मंडियों का रुख नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिलसिले में आप ई-नैम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप बहुत ही आसान तरीके से, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आप मंडियों के तमाम भाव की जानकारी ऑनलाइन कहीं पर भी कभी भी ले पाएंगे। आप जान पाएंगे कि देश भर की तमाम मंडियों में कृषि जिंसों के भाव किन सौदों पर हुए हैं, किसके भाव चढ़े, किसके भाव उतरे, जिससे आपको आसानी होगी अपनी उपज को मंडियों में पहुंचाने की और अच्छा खासा मुनाफा लेने की।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई इस जानकारियों से किसान भाइयों को ज़रूर लाभ होगा और सही समय पर आप इन तमाम जानकारियों का लाभ उठाएंगे, अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकेंगे और मुनाफा भी कमा सकेंगे। तो आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इन सभी जानकारियों से आपको लाभ होगा और कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको पता है कि आप ईमेल के ज़रिए हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। दोस्तों इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा ये कार्यक्रम में दिखाई गई किसी भी जानकारी को आप दोबारा देखना चाहते हैं या दोबारा सुनना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारी टीम ने व्यवस्था की है कि आप टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर आप दोबारा भी देख सकते हैं और कृषि दर्शन में दिखाई गई सभी जानकारी को दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे तमाम जानकारियों के साथ, नई तकनीक और नई उपलब्धियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले कपास के भाव। गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव 7,530 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास की खरीद 8,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में कपास के सौदे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं मूंग के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव 6,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग का कारोबार 6,720 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मूंग के सौदे 8,725 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब लौकी के भाव की जानकारी। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव 3,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दिल्ली की आजादपुर मंडी में लौकी की खरीद 1,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में लौकी का कारोबार 1,475 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। DD किसान, बदलते भारत की शान।